बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और व्लॉग के साथ नाज़रीन हाज़िर खिदमत हूं। आज के व्लॉग में नाज़रीन हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस्लाहात और पाकिस्तान के इंतखाबी इस्लाहात और पाकिस्तान के जो इंतखाबी निज़ाम है उसमें इस्लाहात लाने के लिए जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से एक नए पैकेज का ऐलान किया गया है। कुछ तजावीज़ सामने आई हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का रिएक्शन तो आ ही चुका है और उन्होंने इस सारी इस्लाहात को मुस्तरद किया है। लेकिन एक कंपैरेटिव स्टडी और बिलखसूस जो इस सारे मामले में फ़रीक है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसका रिएक्शन अभी आना है। आज मैंने सारा वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गुजारा। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की ये जो इस्लाहात का पैकेज सामने आया है, क्या ये काबिल अमल है या काबिल अमल नहीं है, और इस सारे मामले में क्या वो अनासिर शामिल हैं जो पाकिस्तान के इंतखाबी निज़ाम को क्या कमज़ोर करना चाहते हैं, और क्या वाकई में ये जो पैकेज है ये इस्लाहात का पैकेज है या फिर इस इंतखाबी निज़ाम को मज़ीद बिगाड़ की एक वजह बनेगा। क्या इसमें पैसा इन्वॉल्व है, कोई इंटरनेशनल कंपनीज़ इन्वॉल्व हैं, या फिर कौन से ऐसे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के वज़ीर मुशीर या फिर उनकी टीम के जो लोग शामिल हैं जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को गलत मशवरा दे रहे हैं और या वो दुरुस्त मशवरा दे रहे हैं। इस सारे प्रोसेस को मैंने जाना। मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बड़े टॉप ऑफिशियल से मीटिंग्स भी की। बेसिकली 4 मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स हैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की। उस स्पीच को देखें तो उसमें 4 अहम चीज़ें उन्होंने ज़िक्र की हैं जो इंतखाबी इस्लाहात की तजावीज़ वो सामने ला रहे हैं, और 31 जनवरी का उन्होंने वक्त भी दिया है। पहला जो नुक्ता है इंतखाबी इस्लाहात का नाज़रीन, वो है जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है उसमें पैसे का बेदरेग इस्तेमाल होता है। हॉर्स ट्रेडिंग इसको कहा जाता है। सेनेटर्स अपना ज़मीर पैसों के एवज़ ख़रीदते हैं और फिर सेनेटर वो मुंतखब होते हैं। अराकीन असम्बली जो हैं उनको पैसे दिए जाते हैं। इसको रोकने के लिए वज़ीर आज़म ने शो ऑफ हैंड्स की तजवीज़ दी है। दूसरी तजवीज़ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल है जनरल इलेक्शंस में। तीसरी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की इस्तेमाल की है, और चौथी जो तजवीज़ है वो है इंटरनेट वोटिंग या फिर कोई और तरीक़ाकार जो ओवरसीज़ पाकिस्तान में रहते हैं, बाहर रहते हैं पाकिस्तानीज़, उनको इंतखाबी अमल में शामिल करने के हवाले से। तो पहली जो शो ऑफ हैंड्स है इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान में सेनेट इंतखाबात को लेकर हमेशा से ही इश्यूज़ चलते रहते हैं। हर दफ़ा जब भी सेनेट के इंतखाबात होते हैं पैसों का इस्तेमाल एक ख़बर होती है, एक इशू होता है। इससे ना सिर्फ इंतखाबी अमल मुतासिर होता है बल्कि जो पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान है या फिर जो पाकिस्तान का गवर्नेंस का निज़ाम हो गया इसके ऊपर भी सीरियस किस्म के क्वेश्चंस उठ जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता सेनेट इंतखाबात जो 2018 में हुए थे उनमें अपने 20 से ज़्यादा ऐसे MPs थे जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से थे, उनको इस शुबे में निकाल दिया था कि इन्होंने पैसे लेकर अपने ज़मीर फ़रोख्त किए हैं। तो हर सियासी जमात का ये इशू रहता है कि सेनेट इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए कोई काम किया जाए, लेकिन माजी में ऐसा नहीं किया गया। इस दफ़ा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इक़्तिदार में जब आए तो उन्होंने वज़ीर पार्लिमानी अमूर उस वक्त थे, अब क्योंकि नारकोटिक्स के मिनिस्टर हैं, सीनियर मिनिस्टर हैं, पार्लिमानी अमूर के रहे हैं, आज़म खान सबाती, परवेज़ खटक, इनको टास्क सौंपा कि आप इस्लाहात करें। इन्होंने अपनी टीम बनाई, वज़ीर आज़म ऑफ़िस में कई मुलाकातें हुई, मीटिंग्स हुई, इलेक्शन कमीशन के हुकाम भी इसमें शामिल थे। तो एक तजवीज़ उन्होंने ये दी कि जो सेनेट इंतखाबात हैं इसको साफ़ शफाफ कराने के लिए शो ऑफ हैंड्स का इस्तेमाल किया जाए कि जो अराकीन असम्बली होंगे, सूबाई असम्बली होंगे या कौमी असम्बली के मेंबर्स होंगे, वो शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए इसको वोट देंगे। इसमें इशू ये है कि खुफिया राय शुमारी जो आइन का कंपोनेंट है और बेसिकली जो इलेक्शंस होते हैं दुनिया भर में जो इंतखाबात होते हैं उनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट मामला होता है वो राय शुमारी होती है, उसकी सीक्रेट वोटिंग की होती है। अगर सीक्रेट वोटिंग नहीं है तो फिर उसको इलेक्शंस नहीं कहा जाता, उसको इलेक्शन नहीं माना जाता। ज़ाहिर है पाकिस्तान का जो पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है उसमें कौमी असम्बली, सेनेट, सूबाई असम्बलियाँ ये हाउसेस कहलाती हैं, ये इलेक्टोरल कॉलेजेस भी कहलाते हैं। तो इनका जो इलेक्शन है वो आइन में है कि ये सीक्रेट वोटिंग के ज़रिए ही होगा। अगर हाउस को सीक्रेट वोटिंग से निकाल दिया जाएगा तो फिर ये इशू जो है वो ख़राब हो जाएगा, ये इशू ख़त्म हो जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसकी मुखालफत का फ़ैसला किया है
और इसकी तब्दीली के लिए भी, आइन में तरमीम के लिए भी इलेक्शन हुकूमत को, PTI को 2/3 अक्सरियत होगी। मैंने जब हुकाम से पूछा कि अगर शो ऑफ हैंड्स तरीक़ाकार नहीं है तो फिर कौन सा तरीक़ाकार इख्तियार किया जाना चाहिए, तो उनका कहना था कि जिन जिन इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि जिन असम्बलियों से, जैसे बलूचिस्तान असम्बली या KPK असम्बली का इश्यूज़ आपको सामने आता है कि वहाँ पर पैसों की वजह से लोग ख़रीदे जा सकते हैं, तो उनका कहना था कि वहाँ पर जो असम्बली के मेंबर्स हैं उनकी तादाद में इजाफ़ा किया जा सकता है, लेकिन सीक्रेट वोटिंग ख़त्म करके शो ऑफ हैंड्स काबिल अमल नहीं है। इलेक्शन कमीशन का भी ये कहना है कि हम इसकी मुखालफत करेंगे, और जो दीगर इंतखाबी मुबस्सरीन या एक्सपर्ट्स हैं वो भी कह रहे हैं कि हम इसकी मुखालफत करेंगे। तो एक तो मुखालफत होगी, पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की हिमायत के बगैर ये आईनी तरमीम भी नहीं हो सकती। तो सीक्रेट वोटिंग, शो ऑफ हैंड्स इस वजह से जो है वो रिकमेंडेड नहीं है कि इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल है सीक्रेट वोटिंग या वोटिंग का वो ख़त्म हो रहा है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहने को बहुत खूबसूरत जुमला है, ये कहने के लिए कह सकते हैं कि यार इससे आप शफाफियत ला सकते हैं, लेकिन शफाफियत नहीं आती इसमें। कई ऐसे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं नाज़रीन, मैंने इस पर काम किया है, कई ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वापस होकर यही पर्ची वाला सिस्टम, ये जो रवायती सिस्टम है, इसकी तरफ राग़िब हो चुके हैं। इनमें जर्मनी, हॉलैंड, आयरलैंड, फ़िनलैंड शामिल हैं। इंडिया में भी अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल की जा रही है तो वो भी स्कैन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इस्तेमाल की जा रही है, और इस पर एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बुक भी मौजूद है नरसिम्हा राव की। उसमें वो लिखते हैं कि जो ये सबसे रिग्ड किस्म की एक मिसाल है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, क्योंकि उन्होंने कहा कोई भी इस सिस्टम को जो है वो हैक कर सकता है और हैक करके अपनी मर्ज़ी के नताइज हासिल कर सकता है। और ये भी वो प्रिंसिपल जो इंटरनेशनली वोटिंग का होता है कि पर्ची हो, इलेक्टोरल प्रोसेस हो, उसके ख़िलाफ़ है, और सिक्रेसी भी इसमें नहीं है। तो कई ममालिक जो है वो इससे पीछे आ चुके हैं, और ये भी एक अरबों खरबों रुपए की गेम है। और इसमें भी कई जो इंटरनेशनल कंपनीज़ जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इन्वेस्ट किया हुआ है, वो हर दौर में हर जगह पर ये कोशिश करती हैं, और कुछ लोगों के ज़रिए इस बात को आगे फैलाने की कोशिशें भी की जाती हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें उनकी फ़रोख्त हो जाएं ताकि उनके बातचीत चल जाए। तो हो सकता है जो पाकिस्तान में इंतखाबी मामलात को देखने वाले या इलेक्टोरल प्रोसेस को देखने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं या फिर जो इदारे यहाँ पर काम कर रहे हैं, हो सकते हैं वो मोटिवेट कर रहे हों वज़रा को और मुशीरों को, क्योंकि इस पर जो इंटरनेशनली प्रैक्टिसेस नज़र आ रही हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के अगेंस्ट है। और इंडिया में जो नरसिम्हा राव ने भी लिखा है कि ऐसा लगा कुछ कई स्टेट्स में जब इलेक्शंस हुए तो हर तीसरा वोट किस तरीके से इनको हैक किया गया कि हर तीसरा वोट BJP को जा रहा था, ना कि किसी कांग्रेस को या फिर और किसी सियासी जमात को। इस वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इस पर खरबों अरबों रुपए खर्च होंगे, और इसमें जो फिनंशियल इशूज़ हैं वो भी सामने आएंगे। तकरीबन मोहतात अंदाजे के बाद अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें ख़रीदी जाती हैं तो 150 अरब रुपए के करीब पाकिस्तान में इंतखाबात पर ख़र्च आएंगे, होगा भी वो वन टाइम के लिए। तो दूसरा इलेक्ट्रिसिटी इशू भी आएगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी भी पाकिस्तान में समझ आएगी, और फिर लोगों को वोटर एजुकेशन को भी जो है वो बड़ा इशू होगा। तो ये एक बड़ा डिज़ास्टर होगा अगर हम देखें रिज़ल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम, जिस तरीके से मैंने कहा कि कनेक्टिविटी हमेशा से इशू रही है, तो पाकिस्तान में ये फ़ीज़िबल भी नहीं होगा। ये हो सकता है कि आप इस सिस्टम को बेहतर करने के लिए, जो मौजूदा सिस्टम है, आपके पास 2,90,000 टोटल पोलिंग स्टेशन है, पोलिंग बूथ 3 लगाएं तो 3 लाख के करीब पोलिंग बूथ हैं, तो 3 लाख आप CCTV कैमरे लगा दें, उसकी बेहतर तरीके से निगरानी करें और इस सिस्टम को बेहतर किया जा सकता है, ना कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में जाएँ, क्योंकि एक तो बुनियादी असूलों की भी ये खिलाफ वर्जी है और दूसरा ये गैर शफाफ भी है। और कई बड़े अहम ममालिक जहाँ पर डेमोक्रेसी है वो भी इस सारे सिस्टम से बाहर आ चुके हैं। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक नाज़रीन आपको पता है कि बदकिस्मती से नादरा का जो सिस्टम है वो सिर्फ अंगूठों के निशानात के अलावा बायोमेट्रिक्स को, बाकी बायोमेट्रिक्स से तस्वुर ही नहीं करता, आंखों को नहीं करता, बाकी जिस्म के किसी हिस्से के ज़रिए अगर आप वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं वो इनके पास सिस्टम ही मौजूद नहीं है। तो जो इलेक्शंस कासिम खान सूरी वाला हल्का भी आपको याद होगा, मैंने उस पर व्लॉग भी किया था, तो उस हल्के को भी इसी वजह से रिग क्या कहा गया कि क्योंकि कि वहाँ पे कुछ वोटर्स जो हैं उनकी वेरिफिकेशन नहीं हो सकी और वो नादरा की नाकामी थी कि अंगूठों के निशानात, आप किसी बैंक में भी जाएं तो बुज़ुर्ग जो शहरी हैं उनके अंगूठों के निशानात
जो है वो मिट जाते हैं, तो उनको अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो क्या ये मुमकिन है कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन 100% ठीक है? और वैसे भी इस पर थर्ड पार्टी फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी आई थी उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार, उनके दौर में इलेक्शन कमीशन ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवाई थी UNDP के ज़रिए, तो उन्होंने भी इसको रेकमेंड नहीं किया था। एक और बड़ा अहम मामला आई वोटिंग, ये आई वोटिंग या फिर ओवरसीज़ वोटिंग। ओवरसीज़ वोटिंग के हवाले से भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है कि जो हमारे समंदर पार पाकिस्तानीज़ हैं 90 लाख या 1 करोड़ के करीब वो लोग मौजूद हैं, उनको प्रोसेस में शामिल किया जाए। प्रोसेस में उनको शामिल किया जा चुका है। आम इंतखाबात 2018 के बाद जब कुछ हलकों के ज़िमनी इंतखाबात नाज़रीन हुए थे तो उसमें आई वोटिंग का तजर्बा किया गया था और वो तजर्बा बुरे तरीके से पिट गया था। जो 100% लोग वहाँ पर मौजूद थे उनमें से सिर्फ 1% जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई थी और फिर उनमें से भी कई 0.5% से भी कम लोगों ने उस वोटिंग प्रोसेस का हिस्सा शामिल हुए थे। लेकिन ये भी एक रिस्की प्रोसेस था। उसकी वजह कई जो इंडियन हैकर्स हैं, रशियन हैकर्स हैं, जो बाकी हैकर्स हैं, उन्होंने इस प्रोसेस को हैक करने की कोशिश की थी, जो कि एक स्टेक पे था, लेकिन उसको नाकाम बनाया जा चुका था। लेकिन ये 100% फुल प्रूफ नहीं है। और दूसरे इसका इशू ये भी है कि 90 लाख अगर पाकिस्तानीज़ बाहर हैं तो 90 लाख से निस्फ जो लोग हैं वो अरब ममालिक में रहते हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आई वोटिंग यानी इंटरनेट वोटिंग जो है रिस्की है, और अगर फ़िज़िकल वोटिंग वहाँ पर अगर आप कराने के लिए कोशिशें करते हैं तो फ़िज़िकल वोटिंग के लिए 90 लाख में से जो 50% है UAE और सऊदी अरेबिया और बाकी जो अरब ममालिक में लोग रहते हैं, वहाँ पर इतने बड़े हजूम को जमा नहीं होने दिया जाएगा। और बड़े जो यूनान हो गया, तुर्की हो गया या दीगर और बड़े ऐसे ममालिक में मौजूद हैं जो लोग जज़ीरों में रहते हैं, ग्रीस हो, बाकी ममालिक में जो जज़ीरों में रहते हैं, वहाँ से उनके लिए एम्बेसी आना एक बहुत ही मुश्किल काम है। तो मेरे ख़्याल में मुशीर जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को गलत मशवरे दे रहे हैं। इस पर कैथारसिस चाहिए। मौजूदा जो इंतखाबी निज़ाम है उसकी खामियों को दूर किया जाए, उसको बेहतर करें, इसको शफाफ करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एम्पावर करें, और बेहतरी की गुंजाइश इसमें मौजूद है, वो किया जा सकता है। ये फिजिबल भी नहीं है, और खुदा न खास्ता अगर इसकी तरफ हम चले जाते हैं और अगर ये इलेक्शन मुतनाज़ा हो गया तो एक नया भूचाल पाकिस्तान के इंतखाबी निज़ाम में आ जाएगा। इस पर मज़ीद ब्रेन स्टॉर्मिंग की ज़रूरत है। हर शोबे का एक्सपर्ट को यहाँ पर शामिल करना चाहिए और उसके बाद फिर कोई फ़ैसला लिया जाए। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। मैंने आपको बताया इंतखाबी इस्लाहात का जो पैकेज है वो क्या फिजिबल है, क्या डूएबल है या नहीं है। इस पर मैंने आप तक कुछ चीज़ें सामने की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ आपके सामने लिया, कुछ एक्सपर्ट्स का मौक़िफ़ आपके सामने लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर और नए इशू के साथ नाज़रीन हाज़िर खिदमत होगा। तब तक फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों को ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।